A very warm welcome to all my dear students. ये हम लोगों का वेक्टर का छठा वीडियो है। पिछला वीडियो में आप लोगों को पहले तो हम रिकॉल करा दिए थे कि अब तक हम लोग क्या पढ़ा, और उसके बाद उसमें आप लोगों को हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट बताए थे कि क्या दो वेक्टर को जोड़ के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्या दो वेक्टर को जोड़ के मिनिमम पॉसिबिलिटी है, और बताए थे कि दो वेक्टर जब पैरेलल होगा तब सिंपल वे में जोड़ देते हैं, एंगल 0 डिग्री बनता है, वो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होता है। और जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा तो हम लोग सिंपल वे में बड़ा में छोटा घटा देते हैं और वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होता है। एक दो सवाल आइए हम लोग उस पर और करते हैं और फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखो, मान लो यहां पर ये एक बॉल है और इस बॉल पर इधर लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। कुछ और भी फोर्स बढ़ा लेते हैं। इधर लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स। आइए सारे वेक्टर को जोड़ना है। सोचो पिछला क्लास कर चुके हैं, फिर भी अगर बोले एक बार सारे वेक्टर्स को जोड़ना है तो मन में आपके डाउट आ जाता है कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और यही डाउट को हमको खत्म कर देना है। सवाल देखा नहीं कि हाँ एकदम बन जाएगा, बनना ही है इसको। बनेगा क्या, हम दूसरे को बनाना सिखा देंगे। वो कॉन्फिडेंस आप में जगा देना है मुझे, और आपको भी ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा, इसका भरोसा आपको खुद पे होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले नेमिंग कर लो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर जी, और इसको ऊपर लेकर चल जाते हैं, जगह मिल जाएगा लिखने का, वेक्टर एच। इन सबको जोड़ना है तो इसको सबसे पहले एक सिंपल फिगर में कन्वर्ट करो। बोलोगे सिंपल फिगर में कन्वर्ट करो, अब क्या बोला? देखो हम ये बोला कि जो सेम डायरेक्शन में है, आपको पता है नहीं लोग सिंपल वे में जुड़ जाता है, सेम डायरेक्शन वाला जुड़ जाता है, सेम डायरेक्शन वाला जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन वाला जुड़ जाएगा। तो सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ दो, तो जोड़ो तो 6 और 3 ये दोनों जुड़ जाएगा। अब दिखाना जरूरी नहीं कि C प्लस डी इक्वल टू 9, नहीं जरूरी है, सिंपली जोड़ो। 6 प्लस 3 ये हो गया 9 न्यूटन, ये एक वेक्टर हो गया। अब बाकी का सोचो, 4 प्लस 2 ये हो गया 6 न्यूटन। ये जो जोड़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, आप बताए थे सर कि अगर हम सी और डी को जोड़ना चाहते हैं तो सी और डी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2CD कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2CD, इसको लिख सकते हैं C प्लस डी का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा C प्लस डी। इतना ना करके सिंपल में जोड़ दिया सर, 6 प्लस 3 9 हो गया, उसी तरह 4 प्लस 2 6 हो गया। अब आप वीडियो को पॉज कर लो और अगला 2 स्टेप अपने से करो। बताए ना, सोचना है कि आपके पास हम बैठ कर आपको ट्यूशन पढ़ा रहे कॉपी में, ये फीलिंग के साथ आपको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करो, उम्मीद है सही कर लिए होगे। तो 5 और 1 6 न्यूटन नीचे, 6 न्यूटन नीचे, और ऊपर कितना है
10 और 7 17, जगह नहीं है, छोड़ दो, इतना ही बड़ा, 17 न्यूटन ऊपर। अब बताओ, अब इतना सारा वेक्टर, 2 2 4 2 6 2 8, 8 वेक्टर 4 वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको भी और छोटा कर सकते हैं, कैसे? तो देखो कैसे करेंगे। एंटी पैरेलल वाले को घटा दो, तो ये है इधर 9 और ये इधर 6। कोई बोलेगा सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम 9 जोड़े और 17 जोड़े तो रिजल्टेंट 20 से आ जाएगा। अरे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसको बोलेंगे बेवकूफी। क्योंकि जो काम एक कदम आगे बढ़ जाने से कंप्लीट हो जा रहा है, इसी को हम एक कदम ना बढ़ करके 1000 कदम घूम करके आएंगे और कोई फायदा भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं बेवकूफी। आप बिल्कुल ये कर सकते हो, ये इधर रिजल्टेंट बीच में, लेकिन मत करो ऐसे। क्वेश्चन देने वाला आपको दिया ही है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। आप एंटी पैरेलल वाले को जोड़ दो, मतलब 9 और 6 का काम करो, और यहां 17 और 6 का काम करो। तो चलो, इधर 9 इधर 6, तो 9 और 6 को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि एंटी पैरेलल में बड़ा में छोटा घट जाता है। पिछला वीडियो देखे होंगे आप, नहीं देखे हैं तो पहले जाके 5वां वीडियो जरूर देखिए, तब इस पे आइए। तो बताओ, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और बड़ा वाले की तरफ बचेगा, इधर हो गया आपका 3 न्यूटन। चलो, 9 और 6 का काम हो गया। इधर 17 और इधर 6, अगेन ये लोग एंटी पैरेलल है, तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 ऊपर हो गया, 11 ऊपर हो गया। अब इन दो वेक्टर को जोड़े आता है कि नहीं? अब ये दोनों ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल। बोलेंगे यस सर, मतलब 8 वेक्टर को हम जोड़ना सीख गए। हाँ रे बउआ, तू 8 क्या, तू अच्छा कंसेप्ट कर लेगा तो 800 वेक्टर को जोड़ना सीख जाएगा। चल, तो बता, ये डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकलेगा, और इसका भी नेचर डाइवर्जिंग होगा। अब इसका कुछ नाम दे दे, मान ले इसका नाम हम दे दे रहे F1, कुछ भी नाम दे, इसका नाम दे दे रहे हम F2, तो ये रिजल्टेंट कितना के सम के बराबर? F1 प्लस F2। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। F1 कितना है? 3 स्क्वायर, F2 कितना? 11 स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 प्लस 9 130 अंडर रूट, आंसर हो गया। सो सिंपल। अब डायरेक्शन भी निकालना जरूरी है, वेक्टर का मतलब बिना डायरेक्शन के तो होगा नहीं। तो किसी एक वेक्टर के साथ अल्फा मान लो, चाहे F2 के साथ मानो या F1 के साथ मानो, और क्या लिखोगे? लेट किसके किसके बीच में है? R एंड F2। F2 के साथ लिए तो कौन टूटेगा? ऑफ कोर्स F1 वाला, F1 साइन 90 डिग्री बाई F1 कॉस 90 डिग्री, और एक बार आके F2 जुड़ जाएगा। साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, F1 बाई F2 बचेगा। देख लो अपने से करके, साइन 91 तो F1 हो गया, कॉस 90 0 तो F1 वाला 0 हो गया, बच गया F2। और F1 कितना है मेरे पास? 3 बाई 11। अब इसका वैल्यू नहीं पता है, तो आपको पता है कि जब नहीं पता होता है तो tan इनवर्स करके लिख देते हैं, tan इनवर्स 3/11।
So this is the way we can add so many vectors. आइए एक और कर देते हैं, एक और कर देते हैं। मान लो आपको एक स्क्वायर दे दिए, एक स्क्वायर दे दिए, सब साइड सेम है, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, और यहां पर एक बॉल है या कोई पॉइंट है जिस पर फोर्स लग रहा है बहुत सारा। एक फोर्स ये लग रहा है 1 न्यूटन का, इधर लग रहा है 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, 7 न्यूटन का, 8 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, 8 न्यूटन का, या पहला वाला थोड़ा छोटा कर दो, पहला वाला वैल्यू थोड़ा छोटा कर दो, और देखना पॉज करके एक बार अपने से ट्राई जरूर कर लेना। 3 न्यूटन का, 8 न्यूटन का, सोच के देखो तो क्या आप इस सवाल को बना सकते हो या नहीं, सोच के देखो, थिंक अबाउट इट। बोलेंगे हाँ सर, कुछ तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस सवाल को ट्राई तो कर सकते हैं। आओ ट्राई करो, कम से कम ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। अरे पहली बार 11 पढ़ रहे हो, सब कुछ एक बार में नहीं आ जाएगा, आएगा, डर लगेगा, रिवीजन करके एकदम आसान हो जाएगा, और मैं हूं आपके साथ, जम के रिवीजन कराऊंगा। बस आप अपना जिंदगी बनाने में लगे रहना, जिद कर लेना कि मुझे ये करना है तो करना है, मेरे को अपना औकात बनाना है। मैं नहीं बोल रहा हूं 2 साल बाद, 5-6 साल बाद अपने आप को सोचो, लेकिन वो 5-6 साल का बाद का जो सफर रहेगा तुम्हारा जिंदगी भर का, अलग बात है कि ये 2 साल डिसाइड करेगा, 11 और 12 डिसाइड करेगा। नहीं तो कुछ ना कुछ तो सब कोई जिंदगी में करेगा, नहीं भी पढ़ोगे तो। लेकिन अभी है कि तुम अपना किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हो। जब भी कुछ पढ़ो लिखो, ये वाला फीलिंग लाना कि यू आर राइटिंग योर ओन फॉर्च्यून विथ योर पेन, यू आर जस्ट नॉट स्टडिंग। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो कि एग्जाम में रिजल्ट आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, खुश हो जाएंगे। नाउ यू आर मेकिंग योर फॉर्च्यून, योर गुड लक फॉर एवर फॉर योर लाइफ थ्रू दीज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वो बहुत जरूरी है, उसका अलग से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके जगह पे कोई और चीज आपको सफलता दिला सकता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ लेंगे सर। हाँ सर एकदम सही बोला, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाला 0 डिग्री बनाएगा, तो ये सारा सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ो पहले। और जोड़ने से आसान क्या हो सकता है, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 8 23, तो ये सबको जोड़ा और ये आ गया मेरा 23 न्यूटन, जो भी यूनिट दिया हो, न्यूटन मीटर जो भी दिया हो। अब आप इसके बाद खुद से करो, बताया ना खुद से कर लेना, तब वीडियो देखना मेरा। कितना हो जाएगा, 10 4 14 और 1 15, तो ये हो गया सर 15 न्यूटन। बहुत अच्छे। ये हो गया 4 3 7 और 2 9, तो ये हो गया सर 9 न्यूटन। 8 और 3 11, तो ये हो गया सर 11 न्यूटन। अब जोड़ने को तो आप इन दोनों को भी पहले जोड़ सकते हो, लेकिन पता है ना उस दोनों को पहले जोड़ोगे तो फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम पहले देख लिए कि सर ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है,
एंटी पैरेलल है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ के एक कर देंगे, उसके बाद ये दोनों एंटी पैरेलल है, ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो इन दोनों को जोड़ के एक कर देंगे, तो फिर मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। एकदम सही सोच रहे हो। तो चलो जोड़ा जाए, एक और डायग्राम बनाया जाए। आप देख सकते हो कोई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाने की जरूरत नहीं है, बस फिगर बनाते जाएंगे और अपना आंसर दिखाते जाएंगे, पूरा नंबर मिलेगा आपको। चलिए बताइए 23 बड़ा कि 11 बड़ा? तो बोलेंगे 23 और 11 को जोड़ रहे, 23 बड़ा हुआ सर, और 23 में 11 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो चलो इधर आ गया आपको 12 न्यूटन, बहुत बढ़िया। और 15 बड़ा कि 9 बड़ा? सर 15 बड़ा, और 15 में से 9 घटाएंगे क्योंकि 180 डिग्री बन रहा है, तो ये आ गया आपको 6 न्यूटन। 6 वाला थोड़ा छोटा बना दिया और 12 वाला थोड़ा बड़ा बना दिया। और क्योंकि एक स्क्वायर है, ये कंफर्म हो चुका है कि ये 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ पर। अब बताओ, दो वेक्टर को जोड़ना आपको नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर, और अब मजा भी आ रहा है क्योंकि अब समझ में आ रहा है। जब चीजें समझ में आएंगे तो आपको मजा आएगा, और पढ़ने में मजा लेना है तो आप थकान नहीं लगेगा। ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, रिजल्टेंट दोनों के 20 से निकालो। और तुम ध्यान देना, हम 20 से ऐसे नहीं निकाला, हम 20 से तिरछा निकाला। इसका भी रीजन आपको हम आगे बताएंगे, आपको हम प्रूफ कर देंगे कि रिजल्टेंट हमेशा बड़ा वेक्टर के नजदीक रखते हैं, ऑलवेज बड़ा वेक्टर के क्लोज बनता है जो भी रिजल्टेंट होगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर होगा तब भी जो बीच में होगा। लेकिन चलो फिलहाल के लिए याद कर लो इस बात को कि रिजल्टेंट हमेशा बड़ा के करीब बनाना, बड़ा से कम एंगल रखना, छोटा से दूर रखना। आगे जाकर न्यूमेरिकली प्रूफ कर देंगे। चलिए, बोलोगे सर गलती से अगर बीच में खींच दिया तो? ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम क्या बोला, आपका आंसर सबसे एकदम जबरदस्त होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। तो चलो इन दोनों को जोड़ना है, तो बताओ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखे? तो मान लो ये आंसर आ गया वेक्टर, कुछ भी नाम दे दो, ये आंसर आया वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम होगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू? धीरे धीरे कैलकुलेशन तो आपको देख के उतारना नहीं चाहिए, नहीं तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कॉस 90 0, तो r इज इक्वल टू हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, 180 हो गया 180 न्यूटन। और डायरेक्शन के लिए क्या करें? लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल बिटवीन आर एंड वेक्टर बी। इस बात को लिखना होता है, बिना लिखे आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। देखते हो मैं जब भी बनाता हूं तो मैं पूरी बातों को लिखता हूं, मैं भी चाहूं तो बोलूं और बिना लिखे हुए आगे बना दूं, लेकिन हर बार लिखो, मेहनत करो, मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये बात सोचते हुए मेहनत करो, जहां भी लगे हाथ पैर कमर दर्द कर रहा है, ये सारा दर्द सारा पेन चला जाएगा, सक्सेस रह जाएगा। और ये कोई नया चीज नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, तुम जितना भी कामयाब लोगों की बातें सुनोगे, सारे में कॉमन बात जो रहेगा वो हमेशा यही रहेगा कि हार्डवर्क पेज। हुएवर सेज, चाहे SRK हो, चाहे धोनी हो, कोई भी कामयाब इंसान के पीछे उसका हार्डवर्क, उसका सिंसियरिटी रहता है। यूं ही कोई कामयाब बाय फॉर्चून बाय लक करोड़ों में एक हो सकता है, लाखों में भी नहीं। तो हमें अपने लक पे डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि अपने हाथों से अपने तकदीर को लिखने पे डिपेंडेंट रहना है। तो बताओ अल्फा एंगल मिले लिए आर के बीच में और बी के बीच में, तो tan अल्फा कौन हो जाएगा? तो tan अल्फा हो जाएगा 6 साइन 90 डिग्री। दूसरा वाला वेक्टर ब्रेक करेंगे, ए को ब्रेक कर रहे हैं,
बाई 6 cos 90 डिग्री और एक बढ़ा करके 12 जुड़ जाएगा। तो sin 90 तो 1, cos 90 0, ये आ गया 1/2। अगेन tan इनवर्स हो गया 1/2। तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया √180 एंड मेकिंग एंगल tan इनवर्स 1/2 विथ वेक्टर बी। आई होप कि अब आपको इस तरह का सवाल बनाने में किसी तरह का कठिनाई नहीं आएगा। कैसा भी देगा तो आपको दो वेक्टर को जोड़ने आता है और बहुत सा वेक्टर को पहले दो वेक्टर में कन्वर्ट कर लो और फिर आगे की तरफ बढ़ो। आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा हम लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल से निकल के देख लेते हैं कि अगर तीनों वेक्टर ही पैरेलल एंटी पैरेलल के वाले केस में नहीं सेट करता है तब कैसे बनाएंगे। आइए देख लेते हैं, हर तरह का कहानी देख लेते हैं। मान लो ये है वेक्टर ए 10 न्यूटन, ये है वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड इसका भी 10 न्यूटन है, और एक और वेक्टर दे दिया है वेक्टर सी, ये भी 10 न्यूटन। इसको रिजल्टेंट समझने की गलती मत करना, ये तीसरा वेक्टर दिया क्वेश्चन में, रिजल्टेंट तो आपको निकालना है। और ये एंगल 120 डिग्री क्वेश्चन में दिया है और ये एंगल दिया है 60 डिग्री और बोला है कि तीनों को जोड़िए, एड ऑल 3 वेक्टर्स। चलिए तीनों वेक्टर को हमें आपस में जोड़ना, यही सवाल है। तो एक बात तो कंफर्म है, तीनों को जोड़ो चाहे 30 को जोड़ो, आंसर जो आएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों को जोड़ेंगे, आंसर जो है वो रिजल्टेंट कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले क्या करो, जो पहले पढ़ाया था वही करना है। पहले दो वेक्टर को जोड़ो, या तो ए और सी को जोड़ लो या ए और बी को पहले जोड़ लो, किसी भी दो को पहले जोड़ लो। लेकिन बेहतर क्या होता है कि ए और बी को जोड़ लो। इस तरह के सवाल में किसको पहले जोड़ेंगे और किसको बाद में, ये प्रैक्टिस का चीज है जो आप सीखोगे। कोई बोलेगा सर हम पहले ए को जोड़ेंगे और सी को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट ये निकलेगा, गलत नहीं है। लेकिन चीजों को आसान मैंने बनाना सीखा है और मैं आपको सिखा रहा हूं, उसीलिए तो हमसे पढ़ रहे हो कि कैसे आसानी से चीजों को करें, समझ करके आओ। तो पहले किसको जोड़ो, ए को जोड़ो और बी को जोड़ो, फिर आपको हम इन दोनों को भी पहले जोड़ के दिखा देंगे, हर तरह से करके भी देख लो। लेकिन ये तरीका हमेशा परमानेंट रखना, बाहर वाले वेक्टर को पहले जोड़ देना। चलो ए और बी को जोड़ो, और जब ए और बी को जोड़ रहे हो ना तो फिर भूल जाओ तुम इसके बारे में, फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट। बस इतना याद रखो कि ये एंगल 120 दिया था। अब तुम बताओ क्या तुमको ये जोड़ने आता है? अगर आता है तो जोड़ो, पॉज करो वीडियो और जोड़ो, देखो क्या आता है आंसर। मैग्नीट्यूड भी निकालो और डायरेक्शन भी निकालो। तो बोलेंगे सर पहले तो ये सोचेंगे कि ट्रायंगल लॉ से बनाएंगे कि पैरेललोग्राम लॉ से, और जितना भी न्यूमेरिकल है बेहतर है आप पैरेललोग्राम लॉ से सोचो। तो चलो हम पैरेललोग्राम लॉ से सोचते हैं। हमको ये तीसरा तो दिख ही नहीं रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए तुमको। तो मेरे को ये दिखा 1 2, तो ये भी डायवर्जिंग, ये भी डायवर्जिंग, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से निकलेगा और उसका भी नेचर डायवर्जिंग होगा। और वो किधर होगा नहीं पता, इतना कंफर्म है कि बीच में इधर कहीं रिजल्टेंट होगा, किधर होगा नहीं पता। तो मत बनाओ, बस सोचो कि रिजल्टेंट बीच में होगा, पहले एंगल पता कर लेंगे तब रिजल्टेंट बनाएंगे। ठीक है सर, समझा ये बात। तो पहले किसको जोड़ रहे हैं,
ए को और बी को, तो एक लाइन लिख दो, लेट वेक्टर डी बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या लिखा मैंने कि मान लो ए और बी वेक्टर को जोड़ के आंसर जो आ रहा है उसका एक नाम दे दिया वेक्टर डी, जो नाम देना चाहो दे सकते हो। ए और बी को जोड़ के आंसर वेक्टर डी आ रहा है। सी के बारे में तो सोचना भी मत, बस ए और बी को जोड़ना है। तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड निकालने आता है, डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और एंगल कितना डिग्री होगा ए और बी के बीच में, 120 डिग्री। ये दोनों डाइवर्जिंग है, तो एंगल दोनों के बीच का लेंगे। क्वेश्चन में ये दिया है 120 डिग्री। चलो वैल्यू डाला जाए, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉस 120 माइनस 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस इंटू प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100 खत्म, ये हो गया अंडर रूट 100, बाहर आ जाएगा 10। मतलब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, बिल्कुल आ सकता है, वेक्टर है। 10 प्लस 10 20, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। 10 प्लस 10 यहां 10 आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो एक बात हम पहले बोल दे रहे हैं फिर प्रूफ कर दे रहे हैं। सुनो क्या, कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल मिल जाए तो जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है और दोनों के बीच का एंगल अगर 60 है तो जो अल्फा आएगा वो पक्का है कि 120 का आधा 60 आएगा। और इत्तेफाक से ये 60 डिग्री पे सी को दिया है। सी को तो अभी देख भी नहीं रहे, हटाओ ना सी को, सी को देख भी नहीं रहे हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा पक्का है कि एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता तो एंगल 45 आता, अगर 60 डिग्री बनता तो 30 आता। आओ अब चेक कर लेते हैं हम जो बात बोला वो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो चलो हमको डायरेक्शन निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल बिटवीन। अब तुम अपने मन में मान लो रिजल्टेंट बनाना नहीं, हमको पता नहीं ना भाई रिजल्टेंट यहां पर है कि यहां पर है, नहीं ना पता है, ये तो निकालने के बाद पता चलेगा कहां पर है। तो अपने मन में रिजल्टेंट सोच लो, हवा में बना लो और इसका ए के साथ एंगल अल्फा मान लो। तो लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल बिटवीन, रिजल्टेंट यहां कौन है, डी है। डी रिजल्टेंट का काम कर रहा है, वेक्टर डी एंड वेक्टर ए। बताओ डी और ए के साथ माने हो तो कौन सा ब्रेक करेगा, तो डी और ए के साथ माना है तो बी वाला टूटेगा। आप जानते हैं ये सब रूल, बी साइन 120 डिग्री बाय बी कॉस 120 डिग्री, और एक बार कौन आके जुड़ जाएगा, ए वाला। तो बी कितना है बउआ, 10 साइन 120 √3/2, 10 कॉस 120 -1/2 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 2 × 10, 2 × 10, ऊपर हो गया 5√3 और नीचे 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, √3 हो गया। तो अल्फा कितना डिग्री आ गया,
ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है। और वैसे भी आपको हम कॉन्सेप्ट अभी दिए थे कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वह एकदम बीचों बीच से निकला, और इसका भी वैल्यू कितना है 10, और ये एंगल कितना निकला है अल्फा। मतलब पहले ये बना लिया और अब फिगर में बना दिया। ये वेक्टर डी है, ये जो कि 60 डिग्री बना रहा है वेक्टर ए के साथ। यही बात तो लिखा है कि वेक्टर डी 60 डिग्री बना रहा है वेक्टर ए के साथ। तो क्या तीनों वेक्टर जुड़ गया? नहीं सर, अभी आप ए और बी को जोड़ा है, ए और बी को जोड़ के डी आया। अब डी को किस में जोड़ेंगे? सी में जोड़ेंगे तो तीनों जुड़ जाएगा। अब फिर आप सोचो कि आप सिर्फ दो वेक्टर का खेल खेल रहे हो, सिर्फ दो वेक्टर का। सर देखते के साथ दिमाग में एक मेरा ट्रिक आ रहा है। बोलेंगे क्या ट्रिक आ रहा है? सर देखिए ना, जिधर सी है उधर तो मेरा डी निकल गया सर। ये तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और जब पैरेलल होता है ना सर, मतलब ये दोनों आपस में कितना डिग्री बना रहा है? 0। कुछ लोग सोचता है इन दो सी और डी के बीच का एंगल, सी और डी के बीच का एंगल 60 डिग्री लिख देता है यहाँ पे। अरे सी और डी के बीच का एंगल 60 कहाँ है भैया? 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में। इससे क्या मतलब है? लेकिन ये गलती होता है, नया नया पढ़ रहे तो होबे करेगा गलती। तो बोलेंगे सर ये पैरेलल वाला केस है। पैरेलल वाला केस प्रैक्टिस किया हम लोग पूरा। पैरेलल में क्या करेंगे? सिंपल वे में जोड़ देंगे तो 10 प्लस ये भी 10 ही आ गया, आंसर 20 हो जाएगा। बिल्कुल फाइनल आंसर 20 हो जाएगा आपका। लेकिन चलो बना लेते हैं, बना लेते हैं। आइए कैसे बनाएंगे? अब लिखेंगे कि जो रिजल्टेंट फाइनली निकल रहा है वह सी और डी को जोड़ के आएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd कॉस। कॉस के बाद थोड़ा ठहरो और सी और डी के बीच का एंगल देखो। तो जिधर सी है 60 डिग्री पे, डी भी निकल गया 60 डिग्री पे, तो दोनों आपस में कितना बना दिया? 0 डिग्री बना दिया। और जब 0 बन जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको ये टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप सीधे इस लाइन के बाद सीधा यह लाइन लिख सकते हैं, या दो लाइन को दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी सब लिखो, अभी सब लिखो। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे आईटी का, नीट का, आपका एनडीए का, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तब वहां पे हम लोग ये सब हटाएंगे। अभी कॉपी तैयार कर रहे हैं, अभी सब लिखो, अभी कुछ भी मत छोड़ो। तो बताओ सी और डी को जोड़ो, मैग्नीट्यूड में जुड़ जाएगा दोनों। तो सी का वैल्यू भी 10 ही था और डी भी 10 ही आया है। आंसर क्या आ गया? 20 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा? तो पढ़ चुके हैं सर, जब दोनों इधर ही लग रहा है तो रिजल्टेंट जो होगा फाइनल वो इधर ही होगा, और कहां जाएगा? जब सी भी इधर है, डी भी इधर है, तो इधर ही भागेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना लिख देंगे फाइनली? तो फाइनल रिजल्टेंट हम लोग लिख देंगे, फाइनल रिजल्टेंट हम लिखेंगे 20 न्यूटन मेकिंग एंगल कितना डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट? 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके साथ? विथ वेक्टर ए। या ये भी लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट 20 न्यूटन बना रहा है मेकिंग एंगल। बताओ सी के साथ कितना एंगल बना रहा है? सी क्वेश्चन में दिया था ना, तो सी के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो मेकिंग एंगल 0 डिग्री विथ वेक्टर सी। बतवा तो एक के है, ए से तुम 60 बोलो या सी से तुम 0 बोलो, और अगर बी से देने का दिल है तो बी से भी दे सकते हो। ये 120, ये 60, तो ये 60, तो बी से भी तुम 60 बोल सकते हो।
तो तुम बहुत सा आंसर बोल सकते हो, बस सही से बोलने आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसके साथ बना रहा है। और हमेशा पॉज करके पहले लिख लिया करो, सवाल बना लिया करो, कॉपी में उतार लिया करो, तब अगला सवाल की तरफ बढ़ो, तो आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा एक बार खाली देख रहे हैं बैठ करके। आइए एक और सवाल लेते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, इसका वैल्यू दे दिया मैंने 6 न्यूटन, इसका भी वैल्यू मैंने दे दिया 6 न्यूटन, फोर्स और न्यूटन मतलब फोर्स, और इसका वैल्यू दे दिया मैंने 8 न्यूटन, और हमको बनाना है। ठीक है सर, और भी कुछ दीजिएगा सर? बिल्कुल देंगे। ये 60 डिग्री दिया और ये 30 डिग्री दिया, और ये देना मेरा मजबूरी है, बिना दिए हुए बना ही नहीं सकते हो। चलो बनाते हैं। तो आपको हम क्या बोला, बाहर वाले को पहले जोड़ दो। पहले आप सोचो सिर्फ ए के बारे में और सोचो बी के बारे में, और आप सी को भूल जाओ, और आप पॉज करके अपने से बनाओ। और ए और बी के बीच का एंगल है 60 डिग्री, अब पॉज करके बनाओ। ठीक है सर, हम बना रहे हैं पॉज करके, उम्मीद है बना लिए होंगे। तो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हम पहले ए और बी को जोड़ लिया, और ए और बी को जोड़ करके मान लो रिजल्टेंट आ गया वेक्टर डी, ए और बी को जोड़ करके। तो चलो पहले ए और बी को जोड़ के आंसर निकाल लिया जाए। तो डी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और नेचर चेक कर देना बउआ रे, हड़बड़ाओ नहीं। ये डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, हाँ सर ठीक है। ये कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री होगी, दोनों के बीच का एंगल। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 2 गुना 6 गुना 6, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 36 प्लस 36 प्लस 36, 3/36, 36 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 36 का 6 बाहर, √3 न्यूटन आंसर हो गया। अब डायरेक्शन निकालो, तो बोलेंगे एक आइडिया है मेरे पास सर। बोलेंगे क्या आइडिया है? अब बताया था कि मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब एक बात पक्का है कि जो आंसर आया है ये 60 का आधा 30 पे आएगा, ये 30 पे आएगा। अल्फा जो मेरा आएगा ना सर वो 30 आएगा, लेकिन आपको ये दिखाना है, आपको ये करके दिखाना होगा। अलग बात है कि बिना बनाए भी आप काफी कुछ अब जानते हो। तो लिखेंगे लेट अल्फा बी द कौन एंगल, डायरेक्शन एंगल, किसके किसके बीच में? तो वेक्टर डी के बीच में, और मैंने आर लिख दिया, नहीं भाई इसका नाम डी है, वेक्टर डी के बीच में एंड वेक्टर ए के बीच में, डी और ए के साथ। तो लिखेंगे tan अल्फा, ए के साथ लिया है तो बी वाला टूटेगा, बी साइन 60 डिग्री बाई बी कॉस 60 डिग्री, और एक बार ए जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 √3/2, ये हो जाएगा 6 1/2, ये हो जाएगा 6 2/3 के 6, 2/3 के 6, ऊपर हो गया 3√3 और नीचे हो गया 9, 3/3 के 9, √3/3,
ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 बार √3 ऊपर में 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1/√3 और 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan अल्फा कितना डिग्री, 30, मतलब अल्फा कितना 30, और 30 तो आना था, हम जानते थे कि मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। आइए अब जोड़ना है डी को और सी को, तो ये देखते के साथ दिमाग में आना चाहिए, सर ये तो एंटी पैरेलल का केस है, ये सी इधर है क्वेश्चन में आप दिया और मेरा डी इधर निकला, क्योंकि ये दोनों डाइवर्जिंग था तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी डाइवर्जिंग होगा। तो सी इधर है, डी इधर है, एंगल 180 बन रहा है इन दोनों के बीच में। हम सी और डी के बीच का एंगल से मतलब रखेंगे, बाकी 60, 30 सबसे क्या मतलब है। तो और जब एंटी पैरेलल होता है तो आपको हम बताया है कि आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो, आप सीधे इसके बाद क्या कर दो, या तो √c² d² 2cd cos 180 करके टाइम पास करो, और नहीं तो बड़ा में छोटा घटा दो। तो बताओ ये आया कितना है, 6√3, √3 कितना हो गया 1.732, मल्टीप्लाई करो तो √3 × 6, तो 1.732 × 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 19, 6 7 42 43, 6 कम 6 4 10, 10.392, 10.392, तो ये 10.392 न्यूटन आया, और सी कितना दिया था 8। तो बताओ 10 बड़ा कि 8 बड़ा, जाहिर सी बात है 10 बड़ा हो गया। तो फाइनल आंसर एक बात तो कंफर्म है कि कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इधर होगा मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट क्या के लिए क्या लिखेंगे, सी में डी घटाएं कि डी में सी घटाएं। बिल्कुल सही बोले आप, या सही सोचे आप कि डी में सी घटाएंगे, डी वाला बड़ा आया है, तो क्या हो जाएगा बउआ रे 10.39 ही तक लेके चलो, माइनस क्या घटाओ 8। अब घटा के देखो 10.39 में 8 घटाएंगे तो ये 9 आया, ये 3 आया, ये 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2.39, 2.39 न्यूटन। और डायरेक्शन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे 2.39 न्यूटन एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल किसके, ये उल्टा हो जा रहा है वेक्टर सी के, एंटी पैरेलल टू वेक्टर सी। आपको बस पता चलना चाहिए किधर जा रहा है, जरूरी नहीं कि डिग्री ही में लिखे। हम देख रहे हैं कि वेक्टर सी इधर है, रिजल्टेंट इसका उल्टा आ चुका है, तो एंटी पैरेलल टू वेक्टर सी, मतलब 6 6 और 8 को जोड़ा तो आया 2.39 न्यूटन, और सी के डायरेक्शन के उल्टा। सोचो इस सवाल में अगर हम छोटा सा चेंज कर दें, हम वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो जो चेंज किया हो तो बाद में, पहले तुम वहां तक बना लो, पॉज करके यहां तक कर लो काम, और तब फिर चेंज करो तुम। सोचो इधर बी दे दें, इधर बी दे दें, और ये तुमको सी दे दे, सारा सवाल ऐसा है, मैग्नीट्यूड सेम, खाली डायग्राम चेंज कर दिया। तो सोचो तो तुमसे हो जाएगा ये, बोलेंगे यस। पहले ए और बी के बारे में सोचेंगे, तो ए मेरा कन्वर्जिंग है, बी भी मेरा कन्वर्जिंग है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, हम तो सी के बारे में सोच में नहीं करेंगे, पहले ए और बी सोच लेंगे, सी क्यों देखेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर डी, वो भी कन्वर्जिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट।
बताए ना, लॉ जब तक नहीं समझे हुए हो, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो न्यूमेरिकल थोड़ी बनेगा। अगर तुम लॉ अच्छे समझे हुए हो, सारा वीडियो देखे हुए हो चौथा नंबर तक, तो पांचवा वीडियो, छठा वीडियो सब न्यूमेरिकल चल रहा है उसके ऊपर बेस। तो ये दोनों जब कन्वर्जिंग है तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकलेगा और ये भी कन्वर्जिंग होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यही काम करेंगे। एंगल ए और बी के बीच में कितना बनेगा, वही 60 डिग्री बनेगा और यही चला आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब बना लो यहां तक सवाल को। उसके बाद आप डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन भी देखोगे कि वही 30 डिग्री निकल करके आएगा। अब सी और डी को जब जोड़ोगे तो यहां माइनस के बजाय अब प्लस देना पड़ेगा। बोलोगे क्यों प्लस देंगे सर? मेरे दोस्त, सी भी इधर, डी भी इधर, पैरेलल वाला कंडीशन होगी, तब जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन भी इधर ही चला जाएगा, रिजल्टेंट का फाइनल वाला। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा 18.39 न्यूटन। तो आपका फाइनल आंसर यहां पे कितना दिखने लगेगा, 18.39 न्यूटन। और ये एंटी पैरेलल के जगह पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू वेक्टर सी हो जाएगा। तो देखो एक ही सवाल में जब हम चेंज लाते हैं ना तो चीजें और ज्यादा क्लियर दिखने लगती हैं। ये ना हो कि वो होता, वो ना हो कि वो होता, तो चीजें और क्लियर दिखने लगती हैं। तो देखो एक ही सवाल में मैंने 2 सवाल बना दिए और इसी में मैं एक और सवाल बनाने जा रहा हूं। वैल्यू सेम रखेंगे, खाली एरो का मुंह चेंज करते जा रहे हैं। और आप हर सवाल को कॉपी में बनाओ। आप सिर्फ ये चैप्टर अच्छा नहीं कर रहे, पूरा 11th 12th आप अपना स्मूथ कर दोगे, एकदम चिकना रहेगा, एकदम आसान हो जाएगा। चलो इसी सवाल के फिगर में हम चेंज ले आते हैं। वेक्टर ए का जो मुंह हम इधर दिए हैं, तो वेक्टर ए का मुंह इधर कर दे रहे हैं और वेक्टर बी का मुंह इधर ही छोड़ दो। तो चलो एक नया फिगर बना देते हैं, एक नया बॉडी बना देते हैं इसके लिए। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी होगी। चलो इसको बनाना है मुझे और वैल्यू मैं वही दे रहा हूं। ये मेरा 6 न्यूटन, ये भी मेरा 6 न्यूटन और ये मेरा 8 न्यूटन। चलिए बनाते हैं। और एंगल है ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। और आप एक बार पॉज करके आप सोच लो कि आप क्या कर सकते हो, सोच लो और कॉपी में करके देखो। गलती होगा होगा, सीख पाओगे। अच्छा यहां पे हम अटक रहे, यहां पे हमसे गलत हो रहा है। चलिए देखिए यहां सबसे पहले, अब अगर कोई रिजल्टेंट 20 से खींच देता है ऐसे, 6 सर बताए थे 20 से खींच दो, तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि सबसे पहले सर ये बता दे कि नेचर चेक कर लो, या तो दोनों डाइवर्जिंग हो या तो दोनों कन्वर्जिंग हो। तो तुम ध्यान दो, ये डाइवर्जिंग दे दिया और वेक्टर बी कन्वर्जिंग दे दिया। इस O पॉइंट से ए वाला जा रहा है और बी वाला आ रहा है। इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा। पैरेललोग्राम लॉ तभी लगा सकते हैं या तो दोनों वेक्टर डाइवर्जिंग हो या दोनों वेक्टर कन्वर्जिंग हो। तो एक काम करते हैं, एक काम और भी सीखा था सर, जो कन्वर्जिंग है ना, हम इसको उठा करके आगे ले जाएंगे। शर्त है सर ना मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना डायरेक्शन चेंज हो। तो देखो वहां से उठा के यहां रख दिया। अब ऐसे ना करके हम इसको यहाँ पे बना ही के दिखा दे रहे हैं, उसी वेक्टर को ला के आगे ले आए, उसी वेक्टर को। क्या गलती नहीं करोगे? तो बच्चा ये गलती करता है, इसे कर देता है। देखो ऐसे कर बोलो वही काम तो क्या नहीं मेरे दोस्त, ये सीधा नहीं रहा।
आपको ये सीधा रखना है, आप ये तिरछा नहीं कर सकते हो, इसलिए आप स्केल का इस्तेमाल करोगे डायग्राम बनाने के लिए। हमसे भी बेहतर बनाओ, हमसे भी बेहतर पढ़ो और बेहतर इंसान बनो। तो देखो ये सीधा आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन से स्केल रख करके सीधा, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो डायरेक्शन चेंज, कहानी चेंज, आप सवाल नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा वेक्टर बी। हम वेक्टर बी को उठा करके आगे लेके चले गए। जो मेरा कन्वर्जिंग दिख रहा था ओ से ओ की तरफ आ रहा था, वो ओ से जा रहा है। हम सी को तो देखेंगे भी नहीं, आपको हम बोल ही चुके साइड साइड को पहले देख लो। तो बताओ, अब देखो ये है डाइवर्जिंग और ये भी है डाइवर्जिंग, और एंगल इसके बीच का लेते हैं। तो ये अगर 60 डिग्री दिया था और ये एकदम सीधा आगे बढ़ाया मतलब 180, तो ये एंगल कितना होगी? तो 120 डिग्री होगी। अब जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से निकलेगा, और क्योंकि कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास ये भी 6 और ये भी 6, तो 120 का आधा क्या होता है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब इस बार जो अल्फा निकलेगा तुम्हारा, वो समझ जाओ कि 60 डिग्री निकलने वाला है, हालांकि निकाल के दिखाएंगे। तो पहले इत्मीनान से यहां तक का प्रोसेस समझ लो। अगर कोई सोचेगा बिना समझे इसको ड्राइंग कर ले, ड्राइंग करने के लिए पेंसिल कॉपी ऐसे ऐसे करेगा तो पता है पूरा उल्टा पुल्टा डायग्राम बना देगा। ये वही बना सकता है जो वेक्टर को समझ रहा है, जो वेक्टर को समझ रहा है। ये ड्राइंग नहीं करना आपको, आपको वेक्टर को समझ के डायग्राम बनाना है। तो आप फिर रिवर्स में चले जाओ, जहां आपको लगे कि आपसे कुछ मिस हो गया तो आप कुछ नहीं करो, आप चीजों को कहां लेके चले जाओ? रिवर्स में लेके चले जाओ। आप देख लो कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां से कहां चले आए हम लोग। तो आपको अब क्वेश्चन जो था कुछ ऐसा दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था। देखो आपका ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था। तो हम क्या किया, ये डाइवर्जिंग था और ये कन्वर्जिंग था, तो हम कन्वर्जिंग को क्या किया, आगे बढ़ा करके डाइवर्जिंग कर दी। देखो इसको आगे बढ़ा दी, शर्त है टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, एकदम सीधा सीधा करना है। तो वेक्टर बी को हम सीधा आगे बढ़ा दिए। इसके बाद क्या देखा, अब ये भी डाइवर्जिंग और ये भी डाइवर्जिंग, दोनों डाइवर्जिंग हो गया। तो एंगल जो होगा इन दोनों के बीच का लेंगे, और एंगल इन दोनों के बीच का कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीचों बीच से निकालेंगे, और क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो हम मेरे पास कंसेप्ट है उसके अनुसार ये एंगल 60 डिग्री आएगा। चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बउआ? लिखेंगे रिजल्टेंट किसका किसका सम होगा? ए का, बी का और सी का। तो पहले किसको किसको जोड़ेंगे? साइड वाले को जोड़ दो, ए और बी को जोड़ दो। मान लो इसका नाम बी होता, इसका नाम सी होता, तो ए और सी को जोड़ देते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है कि ए में बी ही जोड़ेंगे, जो साइड वाला होगा वो जोड़ लेंगे। कुछ लोग अपना अपना खतरनाक कॉन्सेप्ट ले आते हो। तो ए और बी को जोड़ लो और उसका आंसर डी मान लिया। लेट डी बी द कौन वेक्टर? तो भैया रिजल्टेंट वेक्टर। किसका किसका रिजल्टेंट? तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर डी है। तो वेक्टर डी इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो। तो डी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एंगल कितना डिग्री? तो दो वेक्टर के बीच का 120 डिग्री। कितना हो जाएगा बउआ? ये सब पढ़ते पढ़ते तो वैल्यू याद हो जाएगा कि 10 10 का 10 आता था, 6 6 का 6 आ जाएगा। अगर एंगल 120 बनेगा तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा दोस्त। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 गुना 6 गुना 6 कॉस 120 माइनस 1/2। कौन कट जाएगा? 2 से 2 कट गया, ये हो गया 36
प्लस 36 माइनस 36, 36 का बाहर क्या आ जाएगा 6 न्यूटन। तो चलो ये तो मेरे को 6 आ गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बी द कौन एंगल रे बाबू, डायरेक्शन एंगल। हम एक बार भी सी के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि एक बार में दो ही वेक्टर को जोड़ना है, क्यों सोचे सी के बारे में। तो लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है ये, वेक्टर डी के बीच में और वेक्टर ए के बीच में। तो क्या लिखेंगे बाबू, tan अल्फा किसको ब्रेक करेंगे, तो ए के साथ लिया है तो बी को ब्रेक करेंगे, बी साइन 120 डिग्री बाई बी कॉस 120 डिग्री, एक बार ए आके जुड़ जाएगा। बी का वैल्यू 6 है, साइन 120 √3/2, कॉस 120 -1/2, एक बार आके 6 जुड़ जाएगा, 2/3 के 6, 3√3, 2/3 के 6, ये -3 हो गया, तो 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा। पक्का था कि √3 तो आना ही है, पक्का था कि 60 डिग्री तो आना ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट एंगल एंगल बाइसेक्टर होगा 60 डिग्री। अब सी और डी को तुम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि ये लोग ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल। तो देख रहे हो सिर्फ फिगर चेंज हो गया, आपका पूरा कहानी बदलता चला जा रहा है। सी और डी को कैसे जोड़े सर, तो सबसे पहले तो दिमाग में ही बैठा लो कि तुमको ए नहीं दिखना चाहिए, ए का काम हो चुका है, नहीं डी नहीं हो रहा, ए नहीं दिखना चाहिए, तुमको बी नहीं दिखना चाहिए, तुमको सिर्फ दिखना चाहिए सी और डी, भले तुम्हारे पास डायग्राम पूरा बना हुआ हो। और सी और डी के बीच का एंगल दिखना चाहिए, जो भी एंगल, और सी और डी को जोड़ दो, दो वेक्टर जोड़ने आता है। हाँ सही, तब तो बड़ी आसान लग रहा है। मतलब 3 वेक्टर को जोड़ना है तो पहले हम 2 को जोड़ के 1 कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरा में जोड़ेंगे। अगर 4 को जोड़ना होता तो फिर जो तीसरा में जोड़ के आया फिर उसको चौथा में जोड़ते। हाँ सर, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो चलो, लेकिन ऐसा फिगर दिखता है ना तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आओ बनाते हैं, तुमको जो दिखा रहे हैं बस वही दिखना चाहिए। तो तुमको दिखना क्या चाहिए, तुमको वेक्टर डी दिखना चाहिए, वेक्टर डी दिखना चाहिए और वेक्टर सी दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ए और बी का काम कर चुके हैं। और इन दोनों के बीच का तुमको एंगल पता करना चाहिए, जो भी एंगल हो। तो सोचो इन दोनों के बीच क्या एंगल बन रहा है, ये तुम अच्छे से बोर्ड पे देख के सोचो, पॉज करके सोचो, सोचो, ब्रेन को अप्लाई करो। तो बोलेंगे सर ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है मेरे को 90 डिग्री। एकदम सही आपने खोजा होगा। और अब क्या लिखेंगे, अब जो कहानी किए थे इस कहानी को दोहरा देंगे, इस कहानी को दोहरा देंगे। लिखेंगे लेट आर बी द रिजल्टेंट वेक्टर। एकदम देखो, यहां से डिट्टो कॉपी उतारेंगे, खाली वैल्यू चेंज होगा, बेसिक थोड़ी चेंज होगा। लेट आर बी द रिजल्टेंट वेक्टर, किसके किसके बीच में, बिटवीन, बिटवीन किसका किसका रिजल्टेंट है, सी का और डी का, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, सी और डी का रिजल्टेंट आर है, फाइनल आंसर आर बोल दिया। तो आर किसका किसका सम है बाबू, रे सी का और डी का। चल मैग्नीट्यूड निकाल। हाँ सर, दो वेक्टर को जोड़े आता है, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2cd कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। और वैल्यू डाल दो एक बार, बताओ सी का स्क्वायर, सी कितना लाके बैठे हुए हो, लाके क्या बैठे हुए, आप तो दिए हुए हमको 8 दिए हुए हैं, तो चलो 8 का स्क्वायर हो गया। बताओ डी कितना लाए हुए हो,
तो डी तो हम 6 लाए हुए हैं, तो 6 का स्क्वायर हो गया और cos 90 का वैल्यू 0, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 100 बाहर आ गया 10। इसका मतलब यह हुआ कि 6 और 8 को जोड़ा तो 10 आ गया, इन तीनों वेक्टर को जोड़ा तो फाइनली आंसर 10। लेकिन भाई डायरेक्शन भी तो होगा, डायरेक्शन भी तो होगा। तो अब यहां ध्यान दे, नेचर भी चेक कर लेना था, हम लोग हड़बड़ा गए तो सी और डी सीधे जोड़ दिया। सी और डी का पहले नेचर चेक कर लेना चाहिए था। मान लो अगर सी कन्वर्जिंग होता और डी डाइवर्जिंग होता तो फिर आगे पीछे बढ़ाते, नेचर सेम करते, तब हम लोग सोचते आगे। जल्दबाजी में हम लोग देख लिया, जल्दबाजी क्या, मुझे दिख गया था, खाली मैंने बोला नहीं, मुझे दिख गया था कि सी डाइवर्जिंग है, डी वाला भी डाइवर्जिंग है। अब बताओ ये दोनों डाइवर्जिंग है, तो रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, तो इन दोनों के बीच से निकलेगा। और बड़ा कौन है, सी या डी, तो बड़ा है सी, तो कहीं से भी निकाल दो ऐसे। चलो इन दोनों के बीच से एक लाइन खींच दो, एंड दिस लाइन इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट वेक्टर सी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। अब कुछ लोग का बताया जब पूरा फिगर देके सर घूमे लगता है, तुम्हारा जहां भी सर घूमे लगे तो तुम ये सोचो कि कौन सा स्टेप था जो तुमको समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमको डराता है। अगर ऐसा कोई स्टेपे नहीं था जो समझ में नहीं आया तो फिर दिमाग क्यों घूमना चाहिए। एक बार में दो वेक्टर जोड़ा, दो वेक्टर को जोड़ करके डी लिया है, अब डी और सी को जोड़ा तो इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से निकलेगा। जब हम सी और डी को जोड़ रहे हैं तो हमको ना ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है, हमको सिर्फ सी दिख रहा है और डी दिख रहा है और 20 से रिजल्टेंट दिख रहा है। और रिजल्टेंट का वेक्टर बी के साथ एंगल बीटा मान लिया, या रिजल्टेंट का वेक्टर डी के साथ एंगल बीटा मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो चलो हम बी के साथ एंगल बीटा मान लिए, तब इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू लोग, लिखेंगे लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, जो आप जानते हो यही लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग, लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, किसके किसके बीच में, तो जो दिख रहा है सर उन दोनों के बीच में लिख देंगे। लिखेंगे इस बात को, लेट अल्फा है कि बीटा है, बीटा, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी मान चुके हैं। लेट बीटा बी द डायरेक्शन एंगल, किसके किसके बीच का डायरेक्शन एंगल है, तो डायरेक्शन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर सी, आर और सी के बीच का एंगल है। तो लिखेंगे tan अल्फा, कौन सा वेक्टर ब्रेक करेगा, तो रिजल्टेंट हम सी और डी का निकाला था, एंगल सी के साथ ले चुके हैं, तो आपको पता है कि जिसके साथ एंगल लेंगे वह नहीं टूटेगा, दूसरा वाला टूटेगा, तो डी को तोड़ दो, डी साइन 90 डिग्री बाई डी कॉस 90 डिग्री, और एक बार आकर के सी जुड़ जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा बाबू लोग। अरे यार अल्फा नहीं होगा, बीटा होगा, आदत है अल्फा लिखने का। tan बीटा डी कितना है मेरे पास दोस्त, तो डी निकला था मेरे को 6 साइन 91, और ये 0 और ये कितना है 8, तो कितना हो गया ये 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3/4, और 3/4 का वैल्यू आज तो याद रख, ये 37 डिग्री का वैल्यू होता है, ये 37 डिग्री का वैल्यू होता है। जैसे √3 आता है तो 60 डिग्री बोल देते हो, 1/√3 आता है तो 30 डिग्री बोल देते हो, tan अल्फा अगर 1 आएगा तो 45 बोलोगे। आज के बाद से 3/4 आया तो ये एंगल कितना डिग्री बोलोगे, 37 डिग्री। आज से याद होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा बायो है तो कैसे याद करेंगे। अरे tan 3/4 आया 37 डिग्री, या tan 37 डिग्री पूछे तो 3/4 बोल दो, खत्म बात। कैसे क्या बोलेंगे, तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फाइनल आंसर के जो मेरा रिजल्टेंट है
वो आया है 10 न्यूटन, और ये वेक्टर सी के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो मेकिंग एंगल 37 डिग्री किसके साथ, विथ वेक्टर सी। आई होप कि आप लोगों को सुपर क्लियर होगा, और बाकी इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जम के क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, आपको हाथ पकड़ पकड़ के सिखाएंगे। डर तो होना ही नहीं चाहिए, डरेंगे क्यों? डरेंगे तब ना जब कुछ नहीं समझ में आए, मेरे पास आओगे हम डांट देंगे, अरे एक बार में अभी भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ थोड़ी है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, फिर सीखेंगे, आएगा कैसे नहीं, बार बार सीखेंगे, तब तक सीखेंगे जब तक नहीं आएगा, बस जिद होना चाहिए आने का। देखो ध्यान से, यहां मान लो ये पिछला सवाल में ही हम इनोवेशन कर देते हैं, मतलब कुछ चेंज कर देते हैं कि और अच्छा सवाल बन जाए। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी। पता है, तुमको लग रहा है देखने में कि फिर सेम सवाल है, लेकिन तुमको ही पता है कि कोई चेंज हुआ अपना डायरेक्शन तो पूरा सवाल बदल गया। तो देखो मैंने किसका चेंज किया, ए तो पहले जैसा बना दिया, बी तो पहले जैसा बना दिया, लेकिन मैंने सी को चेंज कर दिया। अब तुम एक बार सोच के देखो क्या तुम बना सकते हो। तो बोलेंगे सर ए और बी तो जैसे बनाया था वो तो वैसा ही बनेगा, खाली सी के लिए एक बार हमको सोचे पड़ेगा। डायग्राम के लिए बीच में जगह रखो, क्योंकि काफी कुछ बढ़ाना घटाना पड़ता है, और डायग्राम हम बना देते हैं आपके लिए। आपके लिए डायग्राम बनाए थे, लेकिन पहले सिर्फ ट्राई जरूर ले लेना, सिर्फ ट्राई ले लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ ए और बी को सीधे जोड़ देंगे? नहीं, पहले चेक करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ओबे हो रहा है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, यहां ये वेक्टर ए डाइवर्जिंग है, वेक्टर बी कन्वर्जिंग है, वेक्टर ए यहां से जा रहा है और वेक्टर बी आ रहा है। और आपको कानून में पढ़ाया था हम तभी जोड़ सकते या तो दोनों जाए या तो दोनों आए, एक जाएगा और एक आएगा तो पैरेललोग्राम लॉ वैलिड नहीं है। तब क्या बताया था, क्या करेंगे? तब बोला था यहां से इसको उठा करके आगे रख देंगे, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन। तो उसको यहां डायग्राम उठा के यहां ना रख करके हम को बना लेते हैं, ताकि वहां भी दिखे और यहां भी दिखे, क्वेश्चन बरकरार रहे। तो चलो इसको एकदम सीधा खींचना होता, सीधा स्केल रख करके सीधा। तो ये तो वही काम कर रहे हैं जो ये पिछला क्वेश्चन में किए थे, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। आप तो करके बैठे हुए भी होंगे। ये 60 डिग्री है, ये चेक कर लो नेचर, ये भी डाइवर्जिंग होगी और ये भी डाइवर्जिंग होगी। अब तो पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 120, क्योंकि ये 180 हो गया, उसमें ये 60 जाएगा, 120 बचेगा। अब रिजल्टेंट कहां से खींचे? तो बोलेंगे सर ये डाइवर्जिंग और इत्तेफाक से आप वैल्यू भी सेम दिया है, वही सवाल दिया है जो पिछला सवाल था, वैल्यू वही है। तो रिजल्टेंट एक बात तो कंफर्म है कि दोनों के बीच से निकलेगा, और इसका नाम क्या ले लिया, वेक्टर डी। अब मैं यहां से हिस्सा नहीं बना रहा, ऑलरेडी बता चुके पिछला बोर्ड में, आपके कॉपी में उतारा होगा। आपको वेक्टर डी कितना निकल के आएगा? तो वेक्टर डी निकल के आएगा 6 न्यूटन, और आपको ये एंगल कितना निकल के आएगा? ये एंगल निकल के आएगा 60 डिग्री। ऐसा थोड़ी है कि आपका बोर्ड चेंज हो गया तो कहानी चेंज हो गया। आपका अभी भी उन दोनों को जोड़ोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किए थे, ये 6 न्यूटन आया था और ये एंगल हम लोग को 60 डिग्री आया था। हाँ, यहां से कहानी अब थोड़ा बदलेगा। चलो देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये कितना न्यूटन हुआ, 6 न्यूटन, और एंगल कितना बना रहा है? तो मेकिंग एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। किसके साथ बना रहा है? वेक्टर ए।
अब हमको किसको जोड़ना है? अब हमको जोड़ना है डी को और सी को। और अब अगर कोई 20 से खींच दिया है, ऐसे जैसा पहले बनाया था, पिछला सवाल में हमने 20 से खींच दिया था रिजल्टेंट, लेकिन इस बार कोई खींच देगा तो गलत हो जाएगा। और क्यों गलत होगा तो ये आपको मेरे बोलते के साथ पता चल गया होगा पता। क्यों? क्योंकि ये है डाइवर्जिंग, ये जा रहा है, और आप देख सकते हो कि ये है कन्वर्जिंग, ये आ रहा है। तो अब एक जा रहा है, एक आ रहा है, तो अगेन पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा। तो क्या करें लगाने के लिए? तो दो ऑप्शन, या तो डी को उठा के यहां रख दो। तो देखो अब ध्यान से, ये भी कन्वर्जिंग हो गया और ये भी कन्वर्जिंग हो गया, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से खींच देंगे, ये भी कन्वर्जिंग हो जाएगा। या सेकेंड ऑप्शन कि जो कन्वर्जिंग है उसको हम लोग कहां बढ़ा देंगे? तो जो कन्वर्जिंग है उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो एक काम करो, वेक्टर सी को क्या करो, आगे बढ़ा दो, स्केल रख करके वेक्टर सी को आगे बढ़ा दो। ये तेरा आ गया वेक्टर सी। देख, इसको उठा करके सीधा आगे बढ़ा दिया, और तेरे को सिर्फ दो ही वेक्टर दिखना चाहिए, एक सी दिखना चाहिए और एक डी दिखना चाहिए, और बाकी भले तेरे कॉपी में बना हुआ हो, इस सबको गायब कर दे, ये सब नहीं दिखना चाहिए। बस यही दो वेक्टर दिखना चाहिए। कौन कौन सा दिखना चाहिए? सी वाला और डी वाला। यही ना सी यहां आगे आ गया है, यही दोनों सिर्फ दिखना चाहिए, और इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से निकल जाएगा। तो चलो, भले डायग्राम में इतना कुछ दिख रहा होगा, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आओ बनाते हैं। तो देख रहे बउआ, ई हो गया तेरा डी, ई हो गया तेरा सी, इन दोनों के बीच एंगल निकालना पता होना चाहिए। एंगल कैसे निकाले? एंगल तो आराम से देखो कैसे कैसे एंगल बना हुआ है। तो देखो यहां ध्यान से, जहां दिखा रहे वहीं देखना। ये एंगल कितना है? बोलो अपने आप से, कितना है? 120। 120 में ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो 120 में 60 जाएगा तो बच जाएगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना दिख गया? तो 120 में 60 गया, ये बच गया 60 डिग्री। लेकिन हमको ये एंगल चाहिए, ध्यान में रखियो, हमको सी और डी के बीच का एंगल चाहिए। तो ये तो 60 आ गया। दूसरी बात, इसी सी को ना हम आगे बढ़ाया है, तो एक लाइन ऐसे है और ए लाइन ऐसे है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देख सकते हो आप। तो ये बताओ, ये अगर 30 डिग्री है तो फिर ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है। और ये अगर 30 होगा तो इसके जस्ट सामने वाला ये 30 डिग्री हो गया। देखो तुमको लाइन दिखाते हैं हम, आराम से देखो, ये लाइन और ये लाइन, ऐसे दो लाइन क्रॉस करता है तो बराबर एंगल होगा। तो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। तो अब बताओ पूरा एंगल कितना हो गया? ये तो ये हो गया 60, ये हो गया 30, दिख गया 90 डिग्री हो गया। बस ये शुरू में दिखने आना चाहिए, फिर अपने आप बहुत जल्दी जल्दी सब दिखता है। और बताओ रिजल्टेंट कहां से खींच दें? तो बोलेंगे सर ये है डाइवर्जिंग, सी भी है डाइवर्जिंग, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से खींच दीजिए। और इसका भी नेचर क्या होगा? इसका भी नेचर डाइवर्जिंग होगा। और रिजल्टेंट का एंगल किसी एक वेक्टर के साथ बीटा मान लीजिए, तो मान लो ये बीटा मान लिया सी के साथ, तो आप ड्राइंग करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं ड्राइंग बनेगा। स्टेप बाय स्टेप, रुक रुक करके आप करोगे, आपसे ये सारा ड्राइंग बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करो, देखो, पॉज करो, बनाओ, फिर जो सुनो क्या बोला हम, नहीं सुन पाओ फिर पीछे स्क्रॉल करो, फिर बनाओ। उसके बाद देखो तुम इसके मास्टर हो जाओगे, मास्टर। और इसके तुम ही मास्टर होगे, ये भी मैं लिख के गारंटी में देता हूं। सोचो कि कोई अगर इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहा है
सिर्फ क्लास में पढ़ करके आगे बढ़ गया, कहां से वो कर पाएगा। और यही होता है कि सारा बच्चा कंपटीशन नहीं निकाल पाता। तो चलो रे, यहां तक तो हम लोग कर चुके थे, इसके आगे क्या करें। तो रिजल्टेंट किसका किसका सम होगा, तो सी का और डी का, और सी और डी के बीच का एंगल निकालने में बहुत मेहनत लगा था। सी स्क्वायर डी स्क्वायर एंगल आया था cos 90, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सी है कितना रे बउआ, तो सी है 8 और डी कितना है 6। तो आया तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10, लेकिन डायग्राम पे फर्क पड़ गया और आपको आना चाहिए बनाने। उसके बाद बीटा निकालेंगे, तो उसी तरह सी के साथ एंगल मान लो कि सी के साथ रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है, और लिखोगे tan बीटा। अब वो लाइन लिख लेना, लेट बीटा बी द डायरेक्शन एंगल बिटवीन सी एंड आर। तो tan बीटा कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो अगर हम सी के साथ लिया है तो डी वाला टूटेगा, तो डी तो मेरा 6 sin 91 cos 90 0, और एक बार सी वाला आके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 3/4। और मैंने बताया था कि ये 37 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आई थिंक हम लोग 3 सवाल बनाया, और इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। होता है ना, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं इसके अलावा हो सकता है। इतना तू अगर सीख गया, पिछला वीडियो और ये वीडियो, तो फिर तू समझ ले कि सब कुछ तेरा बड़ी आसानी से वेक्टर में जुड़ जाएगा। 3 क्या तेरे हम 30 वेक्टर भी देंगे तो जुड़ जाएगा। ऐसे आने वाले वक्त में हम एक और मेथड भी सिखाएंगे, एक और मेथड भी सिखाएंगे, और आप दोनों मेथड पे कमांड करो, कभी इससे जल्दी से बनेगा तो कभी उससे जल्दी से बनेगा। आपको दोनों पे मास्टरी हासिल करना है। थैंक यू।